दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के, इज्जत से बढ़ के शायद कुछ नहीं होता दुनिया में। और यही कारण है कि मैंने अनेक स्थितियों में ऐसा देखा है कि इंसान फिनेंशियल लॉस बर्दाश्त कर लेता है। कोई थप्पड़ मुक्के की लड़ाई हो गई, किसी ने हमें 2 मार दिए, हमने किसी को 2 मार दिए, वो भी चल जाता है। लेकिन जब कोई इंसान हमारी रेप्यूटेशन को डैमेज करता है, हमारी इज्जत से खिलवाड़ करता है, समाज में हमें बदनाम करने की कोशिश करता है, तो वो चीज़ें मैंने देखा है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। ना केवल ऐसी स्थिति में बहुत गुस्सा आता है, जो कि आना स्वाभाविक भी है, बल्कि हम अपमानित महसूस करते हैं और समाज में हमने जो इतनी प्रतिष्ठा बनाई होती है, हमारे परिवार का जो मान सम्मान होता है, वो पूरा दांव पे लग जाता है। सरल भाषा में कहूँ तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते सामने वाले की इस घिनौनी करतूत की वजह से। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बात करूँगा कि यदि कोई व्यक्ति आपके सम्मान को ठेस पहुँचा रहा है, आपके सम्मान की हानि कर रहा है, मान हानि कर रहा है आपको बदनाम कर रहा है, आपके बारे में बेफिजूल बातें कर रहा है, आप पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आप अपने बचाव में क्या कर सकते हो और ऐसे व्यक्ति को कैसे सबक सिखाया जा सकता है। मुख्य तौर पे जब कोई हमारी मानहानि करता है, हमें बदनाम करता है, तो आम तौर पे 2 तरीके से करता है। या तो मौखिक रूप से करता है, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में उल्टी सीधी बातें करता है मौखिक रूप से हमारे बारे में, या लिखित रूप से करता है। लिखित रूप का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लेटर लिखता है, वो लिखित रूप का मतलब अगर व्हाट्सएप चैट में बोल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के डाल रहा है, तो वो भी लिखित रूप है। फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है तो वो भी लिखित है। यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो पब्लिश कर रहा है तो वो भी लिखित है। तो लिखित के कई माध्यम है। कोई पोस्टर छपवा रहा है तो भी लिखित है। किसी अखबार में कोई न्यूज़ आ गई आपके खिलाफ, वो झूठी है तो वो भी लिखित है। दोस्तों, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कानूनी रूप से डेफेमेशन या मानहानि का अर्थ क्या है, और क्या जिस बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, जिस व्यक्ति पे आपको गुस्सा आ रहा है, उसका जो कृत्य है, उसका जो कार्य है, वह इस परिभाषा की 4 दीवारी के अंदर फॉल करता है या नहीं करता। सबसे पहली बात यह है कि जो बात आपके बारे में कही जा रही है या लिखी जा रही है, जो फैलाई जा रही है बात आपके बारे में, वो बात झूठी होनी चाहिए, वो स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए, वो सच बात नहीं होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, वो फॉल्स होनी चाहिए, द्वेषपूर्ण होनी चाहिए। द्वेषपूर्ण का मतलब है कि सामने वाला जब उस बात को फैला रहा है, झूठी बात आपके बारे में कह रहा है, तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि वो उसका जो मकसद है उस झूठी बात को फैलाने का, वो आपकी रेपुटेशन को डैमेज करना है, आपकी साख को चोट पहुंचाना है, ताकि समाज में आपकी इज्जत घटे, लोग आपके बारे में खराब समझें। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह जो स्टेटमेंट दे रहा है वो अपने आप में बदनामी पूर्ण स्टेटमेंट होनी चाहिए, डेफेमेटरी होनी चाहिए। उस स्टेटमेंट को सुन के जो आपके बारे में कहा जा रहा है, ऐसा होना चाहिए जनरली कि बदनामी हो रही है उस बात से। मान लीजिए कोई व्यक्ति की हाइट कम है और कोई उसे बोना कह रहा है, तो अब वो बोलेगा जी आपने मुझे बोना कहा, मेरी बदनामी हो रही है। तो ये स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है वो बोना है या बोना नहीं है, वो अलग बात है, परंतु क्या बोना कहने से बदनामी हो रही है या नहीं हो रही है, क्या स्टेटमेंट डेफेमेटरी है अपने आप में या नहीं है। तो जो स्टेटमेंट का जो कैरेक्टर होना चाहिए, जो बातें कही जा रही हैं, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि दिखने में लगे कि उससे साख कम हो रही है, उस वाक्य से, उस बात से, उस आरोप से। तीसरी बात यह है कि जो बात कही गई है वो डायरेक्टली आपके बारे में होनी चाहिए, उसका रेफरेंस डायरेक्ट आप होने चाहिए, वो कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। जनरल स्टेटमेंट मतलब इस मोहल्ले में जो लोग रहते हैं वो चोर हैं, इस मोहल्ले के लोग झगड़ालू हैं। अब इस मोहल्ले के लोग झगड़ालू हैं, अब कोई कह रहा है और आपको लग रहा है ये तो मुझे कह रहा है, तो डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है उसका आपके प्रति। तो जो स्टेटमेंट आप रेफर कर रहे हो कोर्ट में ये कहने के लिए कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, उसका रेफरेंस कम से कम ऐसा दिखना चाहिए कि वो आपके लिए वो स्टेटमेंट यूज की गई है, या तो आपका नाम लेके की गई है, या डायरेक्ट ऐसा समझ में आना चाहिए कि वो आपके लिए है। एक और अन्य बात जो डेफेमेशन की परिभाषा में इम्पोर्टेंट है,
उसे ऑफेंस बनाने के लिए, वो ये है कि वह जो बात कही जा रही है, वो जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति को कहे गए हों। यानी कि अगर मैं आपको लीगल नोटिस दे रहा हूं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने मुझे लीगल नोटिस क्यों दे दिया, मेरी तो बदनामी हो गई। मैंने आपको दिया है, मैंने उस लीगल नोटिस को सर्कुलेट नहीं किया सारी दुनिया को। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ही कह रहा है कि आप चोर हो और आप चोर नहीं हो, लेकिन वो सिर्फ आपको कह रहा है, तो मानहानि नहीं हुई। मानहानि का मतलब होता है समाज की, अन्य व्यक्ति की नज़र में। हाँ, अगर वो आप चोर हो ऐसा किसी अन्य व्यक्ति को कह रहा है कि ये व्यक्ति चोर है, तब मानहानि हुई। तो मानहानि में थर्ड पार्टी का होना ज़रूरी है। थर्ड पार्टी को वो बात मौखिक या लिखित रूप से कही जानी ज़रूरी है, और वह थर्ड पार्टी पुलिस को थर्ड पार्टी नहीं माना जाएगा, किसी कानूनी अधिकारी को थर्ड पार्टी नहीं माना जाएगा, किसी अथॉरिटी को थर्ड पार्टी नहीं माना जाएगा, कोर्ट को थर्ड पार्टी नहीं माना जाएगा। अन्य व्यक्तियों को जिनका उस मामले से कोई संबंध नहीं है, उनके बारे में जाके कुछ बोला जा रहा है, तो वो थर्ड पार्टी। नेक्स्ट बात, डेफेमेशन के अर्थ को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि कानून में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि अगर किसी ने हमारे बारे में ये बातें कही हैं या आपने किसी के बारे में ये बातें कही हैं, तो वो मानहानि के अपराध में नहीं आएंगी, वो अलाउड हैं, वो एक्सेप्शंस हैं। उनकी भी इस वीडियो में कुछ हद तक चर्चा करेंगे आगे। कुछ परिस्थितियां लेते हैं जो आमतौर पे लोग मुझसे डिस्कस करते रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्विकली, क्या इस परिस्थिति में मानहानि का मुकदमा बनता है या नहीं बनता। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया है, तो एम्प्लॉई मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे मेरी कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, इसकी वजह से मेरी बदनामी हुई, क्या मैं कंपनी के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ? तो इसका उत्तर है नहीं। वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर है, कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया है और आपको बेइज्जती फील हो रही है, आपको बुरा लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन वो डेफेमेशन की परिभाषा जो मैंने बताई है उसमें फॉल नहीं करता। तो आप कंपनी पे डेफेमेशन का मुकदमा नहीं कर सकते। हाँ, कंपनी ने यदि आपको टर्मिनेट कर दिया है ऐसा कोई चार्ज लगा के कि आपने सेक्सुअल हरासमेंट किया या आपने चोरी की, और बाद में ये सिद्ध हो जाता है कोर्ट से कि आपने सेक्सुअल हरासमेंट नहीं की थी, या आपके ऊपर जो करप्शन या चोरी का चार्ज लगाया गया था वो झूठा था, और आप कोर्ट से बरी हो जाते हो, तो आप कह सकते हो कि मेरी मानहानि हुई। तब आप कह सकते हो मुझे बदनाम किया गया। या कंपनी ने जो आपका टर्मिनेशन लेटर है वो सब जगह सर्कुलेट कर दिया, आपके कोलीग्स में, फेसबुक पे, इंडस्ट्री में, ताकि आपको दूसरी नौकरी ना मिले, तो भी आप कह सकते हो। आपके हाथ में टर्मिनेशन लेटर आपको दिया है, कंपनी ने उसे कहीं सर्कुलेट नहीं किया, तो ये डेफेमेशन नहीं है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि फलां व्यक्ति ने मेरे खिलाफ पुलिस में झूठी कंप्लेंट कर दी है, जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरी दुकान पे आई, मेरे घर पे आई, मेरी समाज में, आस पड़ोस में बदनामी हुई, तो मैं क्या उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दूं? इसका उत्तर भी यही है कि ये मानहानि की कानूनी परिभाषा के अंतर्गत आपने या किसी और ने अगर किसी पुलिस अथॉरिटी को या किसी कानूनी रूप से निर्धारित अथॉरिटी को या कोर्ट को कोई कंप्लेंट की है या कोई केस दायर किया है, तो ऐसी कंप्लेंट जो पुलिस को की गई है या उस अथॉरिटी या अधिकारी को की गई है या कोर्ट में केस डाला गया, वो झूठा है या सच्चा है, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई मानहानि नहीं होती। तो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है, पुलिस को अधिकार है इन्वेस्टिगेशन करने का, आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लेंट झूठी है, मेरी मानहानि हो गई। हाँ, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि कंप्लेंट झूठी थी, आप केस जीत जाते हो, पुलिस ऐसी रिपोर्ट फाइल करती है कि ये झूठी कंप्लेंट थी, तब आप मानहानि का उस पर केस कर सकते हो कि इसकी वजह से मेरी समाज में बदनामी हुई, ये झूठी कंप्लेंट। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत सारे जो हस्बैंड वाइफ के केस जब डिवोर्स, कंटेस्टेड डिवोर्स में पहुंच जाते हैं, तो बहुत ही गलत तरीके के इल्ज़ाम एक दूसरे पे पति पत्नी लगाते हैं। और आम तौर पे जो इल्ज़ाम मैं देखता हूं कि पति पत्नी पे इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, गैर का नाजायज़ संबंध है इसके किसी से, ये अडल्ट्री में है। और पत्नी भी आमतौर पे पति पे जो इल्ज़ाम लगाती हैं उसमें अडल्ट्री होता है कि मेरे पति के किसी और के साथ संबंध है, या यह नपुंसक है, नामर्द है।
और इस तरह के और भी बहुत सारे इल्ज़ाम एक दूसरे के परिवारों पे, एक दूसरे पे लगाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो डेफेमेशन है या नहीं है। अब अगेन डेफेमेशन में एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है परिभाषा में डेफेमेशन की, वो ये है कि वह बात जो आपके बारे में कही जा रही है, भले ही वह झूठी है, वह किसी थर्ड पार्टी को कही जानी चाहिए। थर्ड पार्टी मतलब समाज के कोई अन्य लोग, कोई अन्य रिश्तेदार, कोई अन्य व्यक्ति को। यदि आप ही मुझे कुछ गलत कह रहे हैं मेरे मुंह पे, तो वो मानहानि नहीं है, क्योंकि वो किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कह रहे आप। तो अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रही है और वो व्यक्ति आपको कुछ आरोप लगा रहा है आपके ऊपर, परंतु वो आपको ही कह रहा है, तो मानहानि नहीं है। हाँ, वो किसी और को कह रहा है आपके बारे में, तो मानहानि है। तो हस्बैंड वाइफ के इन इल्ज़ामात में अगर वो अडल्ट्री का इल्ज़ाम उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसके रिश्तेदारों को भेज रहा है कोई एक पक्ष, या जो भी एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं पूरे समाज में फैला रहे हैं, रिश्तेदारों में फैला रहे हैं, और वह बात झूठी है और आप यह सिद्ध कर सकते हो कि यह बात झूठी है, तो डेफेमेशन का केस बनता है। अडल्ट्री का इल्ज़ाम लगा दिया, इल्ज़ाम तो लगा दिया, रिश्तेदारों में बातें भी फैला दी, दोस्तों को मैसेज भी कर दिए, फेसबुक पे भी लिख दिया, परंतु क्या आप कोर्ट में सिद्ध कर पाओगे कि अडल्ट्री है? अगर सिद्ध कर पाओगे तो कोई डेफेमेशन नहीं है। लेकिन अगर आप सिद्ध नहीं कर पाए और वह बात झूठी थी और आपने दूसरों में फैलाई, तो डेफेमेशन है। क्या आप सिद्ध कर पाएंगे कि पति नपुंसक है मेडिकल रूप से? मेडिकल डॉक्टर लिख के देगा, अगर लिख के देगा तो ठीक है, नहीं लिख के देगा तो इसका मतलब आप झूठी बातें फैला रहे हो। और भी अन्य समाज में बहुत तरह के रिश्ते हैं और परिस्थितियां हैं जहां पे ईर्ष्या के कारण या गुस्से के कारण या द्वेष के कारण या दूसरे को नीचा दिखाने के कारण एक दूसरे के ऊपर गलत तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आम तौर पे हम देखते हैं कि राजनेता एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, बाद में घर जाके उनके माफ़ी मांगते हैं या कोर्ट में माफ़ी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। इस तरह अगर कोई प्रेमी प्रेमिका हैं, आपस में प्यार करते हैं, तो जब तक स्वीटी बाबू सोना है तब तक तो बहुत अच्छा है। जब लड़ाई हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, वो कई बार एक दूसरे के बारे में गलत गलत बातें कहते हैं। कई बार तो कुछ पिक्चर्स या वीडियोस भी होते हैं जिनको सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो ऑफिस में जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है उसमें कई बार गलत बातें कही जाती हैं, एक दूसरे के बारे में झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। जो बिजनेस राइवलरी है वो बहुत कॉमन है। कोई आपका व्यापारिक शत्रु है, वो आपके सामान के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में गलत बातें प्रसार करता है जिससे आपका बिजनेस डाउन हो जाए। कई बार हम देखते हैं हमने किसी कंपनी से कोई डीलिंग करी, हमने उसको पेमेंट की, उसने हमारी पेमेंट रिटर्न नहीं की, तो हमें गुस्सा आया तो हमने एक यूट्यूब वीडियो बना डाला। इसमें अगर आपका जो यूट्यूब वीडियो है उस कंपनी के बारे में जिसमें आपने अपना गुस्सा निकाला है, अगर आपने जो बातें कही हैं वो सच हैं, आप उन सच बातों को, उन फैक्ट्स को कोर्ट में सिद्ध कर सकते हो, तो मानहानि नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने पब्लिक इंटरेस्ट में वो वीडियो बनाया, पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में, ताकि और लोग उस कंपनी की ठगी का, फ्रॉड का शिकार ना हों, उनसे बचें, इसलिए आपने वो वीडियो बनाया। तो वो कंपनी आपके ऊपर केस कर भी देगी तो भी वो मानहानि का मुकदमा नहीं जीत पाएगी, क्योंकि आपने जो उसमें बातें कही हैं आप उसे कोर्ट में सिद्ध कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हम गुस्से में, जब किसी ने हमारे बारे में कुछ बोला होता है तो हम, या हमारे खिलाफ कुछ काम किया होता है, तो हम गुस्से में यूट्यूब वीडियो बना देते हैं, गुस्से में फेसबुक पोस्ट डाल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, कोई कुछ भी कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज डाल देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो और आप उस बात को अगर सिद्ध नहीं कर पाए बाद में, और वह व्यक्ति ने आपके खिलाफ या उस कंपनी ने आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया, तो अब आप फंस जाओगे। तो सोच समझ के किसी के बारे में कुछ बोलिए, सोच समझ के ही किसी के बारे में कुछ लिखिए। मानहानि दोस्तों किसी जीवित व्यक्ति की भी हो सकती है और किसी मृत व्यक्ति की मानहानि भी हो सकती है और किसी कंपनी की भी हो सकती है। कई बार हमने देखा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके मरने के बाद लोग कहते हैं इसने तो आत्महत्या कर ली। ज़रूरी नहीं है उसने आत्महत्या की हो, सिद्ध नहीं हुआ है कि आत्महत्या की थी, परिवार को खराब लग रहा है ऐसा सुन के, या उसके बारे में और कुछ, उसके कैरेक्टर के बारे में अगर ऐसी कोई बात कही गई मरने के बाद, तो कि अगर
ऐसा लगता है कि मरने के बाद उसकी बदनामी की जा रही है, तो जो उसके कानूनी उत्तराधिकारी हैं वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानून में एक्शन ले सकते हैं कि मरने के बाद उस व्यक्ति को बदनाम किया जा रहा है। चलिए अब समझते हैं कि यदि आपको कोई बदनाम कर रहा है तो आपके पास क्या कानूनी विकल्प है। सबसे पहला काम तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको ये करना है कि आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने शुरू करने हैं इससे पहले कि आप कोई एक्शन लो। यदि आपके खिलाफ कोई मौखिक झूठ फैला रहा है, तब आप अपने रिश्तेदारों, मित्रों को बोलिए कि अगर वो व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है तो आप प्लीज़ उसकी कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए। आप एविडेंस गैदर करना शुरू कीजिए, सबूत इकट्ठे करना शुरू कीजिए, क्योंकि कोर्ट में सारी बातें सबूत पे चलती हैं। आपका सबूत अगर कमज़ोर होगा, एविडेंस नहीं होगा आपके पास, तो मुश्किल हो जाएगा केस जीत पाना। इसी प्रकार अगर वो आपके बारे में कुछ लिखित बातें कोई कह रहा है गलत, कोई वीडियो आपके बारे में बना दिया है, तो उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ जहाँ उसने गलत बातें कही हैं, व्हाट्सएप भेजा है तो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन सबूतों को इकट्ठा कीजिए। जब आप सारे एविडेंस गैदर कर लें, तब आप अपने एडवोकेट के माध्यम से उस व्यक्ति को या उस कंपनी को या जिसको भी, जो भी आपके बारे में कुछ गलत कर रहा है, उसको नोटिस भिजवाइए। उस नोटिस में आपके वकील साहब उसको चेतावनी दे सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा मेरे क्लाइंट को बदनाम कर रहे हैं, और यदि आपने तुरंत इसको नहीं रोका और माफ़ी नहीं मांगी मेरे क्लाइंट से, तब हम आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। क्या कानूनी एक्शन बनते हैं इस मामले में? इस मामले में दो तरह के कानूनी एक्शन बनते हैं। एक तो ये दीवानी मुकदमा बनता है, सिविल मैटर बनता है सिविल कोर्ट का, जिसमें कि आप उस व्यक्ति से सिविल कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो, सूट फॉर रिकवरी ऑफ कंपनसेशन, यानी आप उसे कंपनसेशन मांग सकते हो कोर्ट के माध्यम से। किस बात का कंपनसेशन? कंपनसेशन इस बात का कि यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया जिससे आपकी इनकम डाउन हो गई, आपका बिजनेस डाउन हो गया, आपको लॉस हो गया, रेपुटेशन कम हो गई, आपकी क्रेडिबिलिटी, साख कम हो गई मार्केट में, तब आप ये कह सकते हो कि इस कार्य के कारण मेरा बिजनेस, मेरा प्रॉफिट डाउन हुआ, मेरी इनकम डाउन हुई, मुझे फिनेंशियल लॉस हुआ और मुझे मानसिक प्रताड़ना, मेंटल एगेनी और हरासमेंट तो हुआ ही हुआ। तो इन सब चीज़ों के लिए आप कोर्ट से कंपनसेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हो। साथ में ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कोर्ट से कि तुरंत एक आदेश पारित किया जाए कि सामने वाला हमारे बारे में किसी भी प्रकार की फर्दर बदनामी ना करे। स्टे, इंजंक्शन, परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन का आदेश बोलते हैं इसको। ये हो गया सिविल एक्शन। अब क्या है, डेफेमेशन या मानहानि करना या किसी को बदनाम करना क्रिमिनल ऑफेंस भी है, क्राइम भी है ये इंडियन पीनल कोड में। इसमें दोषी पाए जाने पे 2 साल तक की सजा हो सकती है सामने वाले को, और साथ में उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इंडियन पीनल कोड की धारा 499 से लेकर 502 तक मानहानि की धाराएं होती हैं, परंतु इन मामलों में, मानहानि की मामले में आपको पुलिस के पास नहीं जाना। पुलिस इसमें कुछ नहीं करेगी, आपको पुलिस को कोई कंप्लेंट नहीं करनी, पुलिस कुछ नहीं करेगी इस मैटर में। आपको सारे सबूत इकट्ठे करके डायरेक्टली कोर्ट में जाना है, क्रिमिनल कोर्ट में जाना है, अपने ज़िले की अपने वकील साहब से मिलना है और उसके खिलाफ डायरेक्टली क्रिमिनल मुकदमा कोर्ट में दर्ज हो जाएगा यदि प्राथमिक दृष्टि में प्रीमा फेशाई ऐसा दिखता है कि एविडेंस आपके पास है कि सामने वाला आपको झूठ बोल के द्वेषपूर्ण भाव से बदनाम कर रहा है, जिससे कि आपको मानसिक आघात भी पहुंचा है, आपकी रेपुटेशन भी खराब हुई है और आपको बिजनेस लॉस भी हो रहा है। और आप दोनों मुकदमे भी कर सकते हो। अगर क्रिमिनल मैटर, जो क्रिमिनल केस है, वो ज़्यादातर उन केसेस में किया जाता है जो बहुत ही सीरियस तरीके की बदनामी हो, बहुत सीरियस तरीके की बदनामी हो। एक होता है भी हल्की फुल्की बदनामी जिससे कि सिर्फ मानसिक पीड़ा हुई, थोड़ा बहुत फिनेंशियल लॉस हो गया। एक है भाई आपने किसी लड़की के बारे में उसकी कोई वीडियो, कोई पिक्चर या कोई ऐसा बेहद खतरनाक तरह से बदनाम कर दिया गया है जिससे कि वो व्यक्ति मतलब आत्महत्या करने के बारे में ही सोचने लग गया। भाई ये तो बदनामी इतनी हो गई कि मरना ही पड़ेगा, अब तो समाज में जिया नहीं जा सकता। इतनी जब हीनियस है मैटर तो क्रिमिनल केस करना है, और जब उतना हीनियस नहीं है तो सिविल केस करना है।
और दोनों केस करने का अधिकार भी आपके पास है कानूनी रूप से। आप सिविल केस भी कर सकते हो फॉर फाइनेंशियल लॉस और क्रिमिनल भी कर सकते हो, हालांकि एडवाइजेबल नहीं है दोनों करना, पर कानूनी रूप से आप कर सकते हैं। और ये जो ऑफेंस है बदनामी वाला, ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि समझौतावादी प्रवृत्ति का अपराध है ये, यानी कि अगर कोई मुझे बदनाम कर रहा है और मैंने उस पर केस कर दिया, चाहे क्रिमिनल कर दिया चाहे सिविल कर दिया, तो मुझे कानूनी अधिकार देता है कि मैं चाहूँ तो उस व्यक्ति को माफ़ कर सकता हूँ और मुकदमा वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादातर ये जो लड़ाई होती है ये नाक की होती है, अहम की होती है। तो सामने वाले को हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, भाई देखो तुमने मुझे बदनाम किया, मेरी इज्जत खराब हुई, तुम मुझे एक माफ़ीनामा लिख के दे दो, या जो YouTube तुमने जैसे मुझे बदनाम करने के लिए बनाया था वैसे ही उसमें माफ़ी मांग लो, भाई मुझसे गलती होगी, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मुकदमा वापस ले लूँगा, मैटर ख़त्म हो जाएगा। तो यह मुकदमा समझौतावादी प्रवृत्ति का होता है। आप चाहे तो उस व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं, और जब सामने वाले को ऐसा लगता है कि भाई ये सबूत जो इसने कोर्ट में पेश कर रहा है ये बहुत ही मेरे खिलाफ है और मैं इस बात को झुठला नहीं पाऊंगा कोर्ट में, और ये बातें सच साबित नहीं कर पाऊंगा, और उसे शिकंजा कसता हुआ दिखाई देता है, तो वो 100% फिर आपसे माफ़ी मांगेगा।